नमस्कार, मैं ज्योति बाला आज आपके समक्ष कक्षा 9th की पुस्तक कृतिका भाग 1 का अध्याय 4 माटी वाली लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इसके लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल। इन्होंने इस पाठ में विस्थापन की समस्या का चित्रण बहुत ही प्रभावी ढंग से किया है। गरीब और अमीर वर्ग इस समस्या से जूझ रहा है और इससे जूझते ही वह किस तरह से अपनी समस्याओं का समाधान करता है, यह बताने की कोशिश की है। लेखक ने विस्थापन की समस्या का बहुत ही संवेदनशील और मार्मिक चित्रण किया है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पाठ 4 माटी वाली अध्याय में एक बूढ़ी औरत है जो कि माटी बेचती है और शहर के सभी घरों में वह माटी पहुंचाती है। वह एक अकेली एकमात्र महिला है और उसे सभी जानते हैं और बच्चे बूढ़े सभी उसको जानते हैं। उसके कनस्तर को भी सभी पहचानते हैं। शहर के सेमल का तड़प मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा। मिट्टी से भरा एक कनस्तर माटी वाली ने अपने सिर पर रखा हुआ कंटर, जो कि मिट्टी से भरा हुआ है, शहर में पहुंचकर अपने दोनों हाथों से नीचे उतार कर रखा। माटी वाली टहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह ना जानती हो या जहां उसे ना जानते हों। घर के कुल निवासी, बरसों से वहां रहते आ रहे किराएदार, उनके बच्चे तलक घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के उस काम को करने वाली वह अकेली महिला है। उसका कोई प्रतिद्वंदी भी नहीं है। उसके बगैर तो लगता है टहरी शहर के कई घरों में चूल्हे का जलना तक मुश्किल हो जाएगा। वह ना रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने की बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या भी पैदा हो जाएगी। कहा जा रहा है कि एक माटी वाली ही एक ऐसी महिला है जो सभी के घरों में मिट्टी पहुंचाती है, जिससे घर की लिपाई और पुताई, चूल्हे की भी लिपाई पुताई की जाती है। अगर वह महिला ना रहे तो सभी के घरों में ये मिट्टी पहुंचाने का कार्य और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वह अकेली महिला है जो सभी के घरों तक ये मिट्टी पहुंचाती है। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज की इस समस्या, घर में साफ सफाई, लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए। चूल्हे चौकों को लीपने के अलावा साल 2 साल में मकान के कमरों, दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए भी लाल मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। शहर के अंदर कहीं भी माटा खान नहीं है और भागीरथी और भीलांगना 2 नदियों के तट पर ये शहर बसा हुआ है, जिस कारण उस शहर के आसपास की मिट्टी रेतीली है, जिससे कि घर की लिपाई, दीवारों की लिपाई, चूल्हों की लिपाई नहीं की जा सकती। इस कारण जो माटी वाली है वह माटा खान से जाकर मिट्टी लेकर आती है, तभी सभी व्यक्ति अपने घर की लिपाई और पुताई करते हैं। अगर घर में कोई नया किराएदार आता है तो वह भी माटी वाली से एक बार माटी ले लेता है तो वह अपने आप ही उसका ग्राहक बन जाता है। माटी वाली का कद नाटा है और वह एक हरिजन बुढ़िया है जो कि सभी के घर घर जाकर माटी बेचती है। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को ही नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। रद्दी कपड़ों को मोड़कर बनाए गए वह गोल डिब्बे के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से छुलबुल भरा कनस्तर टिका रहता है। उसके ऊपर किसी ने भी
कोई ढक्कन कभी नहीं देखा। अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके ऊपर ढक्कन को काटकर निकाल फेंकती है। ढक्कन के ना रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरना और भी आसान हो जाता है। उसके कंटर को जमीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामिनी दौड़ी हुई वहां पहुंचती और उसके सामने खड़ी हो गई। मेरी माँ ने कहा है जरा हमारे यहाँ भी आ जाना अभी। और माटी वाली उसे कहती है कि मैं अभी आती हूँ। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन के एक कोने में उड़ेलने के लिए कहा। तू बहुत भाग्यवान है, चाय के समय पर यहाँ पर आई है। वह अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां लेती आई। रोटियां उसे सौंपकर वह फिर अपनी रसोई में घुस गई। मालकिन माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था। वह घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज़ निगाहें दौड़ाईं और उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। वह आंगन में अकेली ही बैठी थी। उसने फौरन अपने सिर पर धरे डब्बे के कपड़े को मोड़कर हड़बड़ी में एक झटके में खोला और उसे सीधा कर लिया। फिर इकहरा खुल जाने के बाद वह एक पुरानी चादर के एक फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हो गया। मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थाम ली। दोनों रोटियों में से एक रोटी उसने कपड़े में लपेटकर गांठ बांध दी। साथ ही अपना मुंह ऐसे चलाने लगी जैसे कि वह रोटी खा रही हो। मालकिन ने अंदर से लाकर पीतल के गिलास में उसको चाय दी। बुढ़िया ने गिलास को अपने हाथों से पकड़ लिया। गर्म होने के कारण उसने कपड़े की सहायता से गिलास को पकड़ा और गरम गरम चाय ही पीने लगी। वह धीरे धीरे फूंक मारकर लंबी लंबी घूंटें पीने लगी और वह मालकिन से कहती है, चाय तो बहुत अच्छा साग होती है ठाकुराइन जी। भूख तो अपने आप में साग होती है। बुढ़िया भूख मीठी की भोजन मीठा। और वह बूढ़ी औरत मालकिन को कहती है कि भूख तो अपने आप में ही साग है। अगर इंसान भूखा हो तो वह रूखी रोटियां भी बहुत स्वाद ले लेकर खाता है। तो वह कहती है कि भूख मीठी होती है, भोजन मीठा नहीं होता। अगर किसी को बहुत अधिक भूख लगी है तो वह बिना साग के ही रोटी स्वाद लेके खा सकता है। फिर वह आगे कहती है कि पीतल के गिलास संभाल कर तुमने अभी तक रखे हुए हैं। पूरे बाजार में और किसी के घर में अभी देखने को नहीं मिलते इस तरह के पीतल के गिलास। तब इसके जवाब में ठाकुराइन कहती है कि हमारे पूर्वजों की ये तो निशानी है जो हमने अभी तक संभाल कर रखी है, उनकी निशानी के रूप में, उनकी एक चिन्ह के रूप में। और हमारे पूर्वजों ने कितनी मेहनत करके गाढ़ी कमाई से इन चीज़ों को हासिल किया था, तो हम इसे क्यों हराम के भाव बेचने को मेरा दिल नहीं करता। मेरा दिल ये गवाही नहीं करता कि इन चीज़ों को ख़राब कर दिया जाए। अपनी फ़ायदे के लिए इन चीज़ों को ख़राब नहीं करना चाहिए, बल्कि इन चीज़ों को संभाल कर सहेज कर उनकी पूर्वजों की निशानी के रूप में इसे अपने घर पर ही रखना चाहिए। ठाकुराइन फिर कहती है कि हमें क्या मालूम हमारे पूर्वजों ने कितनी कड़ी मेहनत के बाद 2-2 पैसे बचाकर ये बर्तन जमा किए होंगे और उन्होंने बहुत से अपने स्वाद को, बहुत सी अपनी ज़रूरी चीज़ों को रोका होगा, तब इन्होंने जाकर ये बर्तन खरीदे होंगे जिनकी हमारे लोगों की नज़रों में आज कोई कीमत नहीं रह गई है। पीतल और तांबे के बर्तनों की बाज़ार में जाकर पीतल का भाव पूछो, ज़रा दाम सुनकर ही दिमाग चकराने लगता है।
और ये व्यापारी हमारे घरों से हराम के भाव में ये पीतल के बर्तन भांडे, कांसे के बर्तन भांडे सब इकट्ठा कर लेते हैं। तो आज के समय में पीतल और कांसा देखने को नहीं मिलता घरों में, इसकी जगह आजकल स्टील ने ले ली है। इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। अब जिस घर में जाओ वहाँ या तो स्टील के भांडे दिखाई देते हैं या फिर कांच के, चीनी मिट्टी के बर्तन नज़र आते हैं। अपनी चीज़ का मोह बहुत बुरा होता है। मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ। तो ठकुराइन जी जो ज़मीन जायदादों के मालिक हैं वो तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा। मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं है। ये यहाँ पर माटी वाली बुढ़िया ठकुराइन से कह रही है। चाय खत्म कर माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया, दूसरे में खाली कंटर और खोली से बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई। उसे उस घर में भी यह आदेश मिला कि कल हर हाल में मिट्टी घर पहुंचानी है, और इसके साथ ही उन्होंने भी उसे 2 रोटियां दे दी। उन्हें भी उसने अपने कपड़े में बांध लिया और वह अब दोनों घरों की रोटियां अपने कपड़े में बांधकर ले जा रही है, और मन ही मन वह बहुत खुश है और सोचती जा रही है कि आज वह दोनों रोटियां अपने बुढ़े के लिए दे देगी। उसके घर पहुंचते ही उसका जो बुढ़ा है वह कातर नज़रों से उसकी ओर देखने लगता है। वह घर में रसोई बनाने का इंतज़ार भी नहीं करता। आज घर पहुंचते ही 3 रोटियां अपने बुढ़ों के हवाले मैं कर दूंगी। रोटियों को देखते ही उसका चेहरा खिल उठेगा, और साथ में मैं उसे ये भी बोल दूंगी कि कोई साग नहीं मिला है, तो फिर वह कहेगा कि भूख मिटी की भोजन मीठा। ये बुढ़िया अपने घर की तरफ जा रही है और रास्ते में अपने विचारों में खोई हुई इस तरह की बातें सोचते हुए जा रही है। उसका गांव शहर से दूर है, और वह कितनी भी तेज क्यों ना चले तब भी वह उसे अपने घर तक पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। वह रोज़ सुबह अपने घर से निकल जाती है, सारा दिन माठा खान में मिट्टी खोदती है, फिर सभी के घरों तक उस मिट्टी को पहुंचाती है, और इस तरह से सभी के घरों तक पहुंचाने में ही उसे सारा दिन बीत जाता है। घर पहुंचने से पहले पहले उसे रात घिरने लगती है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं है, ज़मीन का एक टुकड़ा भी नहीं है। झोंपड़ी जिसमें वह गुजारा करती है गांव के एक ठाकुर की ज़मीन पर खड़ी की है, मतलब ठाकुर की ज़मीन पर वह झोंपड़ी बनाई है। उसकी ज़मीन पर रहने की एवज़ में उसे उस भले आदमी के घर पर काम करना पड़ता है, बेगार करनी पड़ती है, जिसका उसे कोई भी पैसा नहीं मिलता। अब माटी वाली अपने घर की तरफ जा रही है तेज़ कदमों से, और ये सारे विचार उसके दिमाग में आते जा रहे हैं, और साथ में वह अपने बुढ़े के बारे में भी सोचते हुए जा रही है। वह सोचती है कि वो उसका जो पति है वो पहले ठीक था, लेकिन वह इस समय बहुत बीमार रहने लगा है। वह गठरी में बदल गया है, चल फिर नहीं सकता, एक जगह चारपाई पे ही पड़ा रहता है और गेट की तरफ देखता रहता है। वह सोच रही है कि मैं आज उसे रोटियां नहीं देगी, खाली रोटियां नहीं देगी। माटी बेचने से उसे कुछ आमदनी हुई है, जिससे उसने 1 पाव प्याज खरीद ली है। प्याज को कूटकर उसे जल्दी जल्दी तल देगी, और बुढ़े को पहले रोटियां नहीं दिखाएगी, बाद में उस सब्जी के साथ उसको रोटियां परोसेगी। अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता, क्योंकि वह बहुत ही कमज़ोर हो गया है, और उससे अब 1 ही रोटी खाई जाती है। वह उसको हज़म नहीं कर पाता, पचा नहीं सकता। बाकी बची हुई 1.5 रोटी से वह अपना काम चला लेगी।
और एक रोटी तो उसे पेट में पहले से ही जमा हो चुकी है, क्योंकि ठकुराइन के घर पर उसने चाय से खा ली थी। ये सब बातें उसके मन में आ रही हैं। वह ये सब सोचते हुए घर की तरफ जा रही है। मन में ये सब सोचते हुए, हिसाब लगाते हुए वह घर पहुंच गई। उसके बुढ़े को अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी। माटी वाली के पाँव की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं। उसने अपनी नज़रें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने बुढ़े को छूकर देखा तो वह मर चुका था। अब उसे भूख और प्यास की ज़रूरत नहीं है और किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। अगला दृश्य यहाँ टेहरी बांध पुनर्वास दफ्तर का दृश्य है, जहाँ साहब उससे माटी वाली से पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ रहती हो और तुम्हारे नाम पर कोई पेपर है या तुम्हारे नाम पर कोई ज़मीन वगैरह चढ़ी हुई है। अगर कोई ज़मीन है तो उसे तुम्हारे नाम पर चढ़ा दिया जाएगा और तुम वहाँ रह सकती हो। तब माटी वाली कहती है तहसीलदार साहब से कि मेरे पास तो कोई कागज़ नहीं है, किसी प्रकार का कोई कागज़ नहीं है। मेरी सारी ज़िंदगी घरों में माटी देते देते ही गुज़र गई है और माठा खान से मैं माटी लाती हूँ। तभी वहाँ तहसीलदार जी कहते हैं कि क्या माठा खान तुम्हारे नाम चढ़ा हुआ है? अगर वह चढ़ा हुआ है तो उसी के कागज़ दिखा दो, हम उसी से तुम्हारे नाम पर चढ़ा देते हैं। तब वह कहती है नहीं, उसका तो कोई कागज़ नहीं है मेरे पास, वह तो मेरी रोज़ी रोटी है, से ही मेरा घर चलता है। तब वह कहते हैं कि हम किसी भी प्रकार की तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, हम मदद करने में असमर्थ हैं। तब बेचारी बहुत हताश और दुखी हो जाती है और सोचती है कि बांध बनने के बाद माठा खान भी डूब जाएगा उसमें, तब मैं कहाँ जाऊंगी और क्या करूंगी। ये सब बातें वह उनसे कहती है तो वह कहते हैं कि इस बात का तो फैसला तुम्हें ही करना होगा, हम तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकते। उसी समय टेहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया और शहर में पानी भरने लगा। शहर में आपाधापी मच गई, लोग भागने लगे। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह जाने लगे। पानी भर जाने से सबसे पहले शमशान घाट डूब गया। माटी वाली भी अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठी है, उदास और हताश होकर, और सभी आने जाने वाले गांव के हर व्यक्ति से वह कहती है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, अर्थात मरने के बाद अंतिम संस्कार के लिए कोई ऐसा सुरक्षित स्थान होना ही चाहिए, वह तो नहीं डूबना चाहिए। गरीब आदमी जीते जी तो आराम से नहीं रह सका, मरने के बाद तो 2 गज से ज़मीन दे ही दो, ऐसा स्थान होना चाहिए। और ये था आपका पाठ माटी वाली, और इसके पर आधारित कुछ प्रश्न उत्तर हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है कि शहर वासी सिर्फ माटी वाली को ही नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। आपकी समझ में भी कौन से कारण रहे होंगे जिनके रहते माटी वाली को सब पहचानते हैं? तो इसका उत्तर इस प्रकार है। पूरे शहर में माटी वाली एकमात्र माटी देने वाली औरत थी, जो घर घर जाकर माटी देती थी, क्योंकि पूरे शहर में और कोई भी माटा खान नहीं था और उसका कोई प्रतिद्वंदी भी नहीं था जो किसी और से वे लोग माटी खरीद सके। सिर्फ एक माटी वाली थी जो सभी लोगों को इतने वक्त पर ला लाकर माटी स्वयं दिया करती थी। सभी के घर में एक एक घर में जाकर माटी देती थी। घर घर में माटी से घर के चूल्हे लीपे जाते थे, दीवारें लीपी जाती थी, आंगन की भी लिपाई पुताई होती थी। सालों से वह हर घर घर में माटी देती आ रही थी, जिस कारण से उस शहर का बच्चा बच्चा उसे और उसके कंटर को पहचानता था।
अगला प्रश्न है, माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था? इसका उत्तर है, पूरे टहरी शहर को सिर्फ वही माटी वाली माटी दिया करती थी। उसका घर शहर से दूर था, जिस कारण वह प्रातःकाल निकल जाती, वहाँ पूरा दिन माटा खान से माटी खोदती, वह शहर में विभिन्न स्थानों में फैले घरों में घर घर जाकर माटी पहुँचाती। माटी धोते धोते उससे रात हो जाती थी। इस कारण उसके पास अपने अच्छे और बुरे भाग्य के बारे में सोचने का समय ही नहीं मिलता था, और वह उसे जो भी खाना दे दिया करता था उसी को वह खा लेती थी। तो इसीलिए कहा जा सकता है कि उसको अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचने का वक्त नहीं था। अगला प्रश्न है, भूख मीठी की भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है कि भूख तो अपने आप में स्वयं ही भूख मीठी होती है। जब मनुष्य भूखा होता है तो उस भूख के कारण उसे बासी रोटी भी मीठी लगने लगती है। यदि मनुष्य को भूख ना हो तो उसे कितने भी प्रकार के व्यंजन क्यों ना दे दिए जाएं, वह उसमें भी वह नुक्स निकाल ही देता है। परंतु भूख लगने पर अगर उसे साधारण खाना या बासी खाना भी दे दिया जाए तो उसे वह भी स्वादिष्ट लगेगा। इसीलिए बुजुर्गों ने कहा है कि भूख तो अपने आप में स्वयं मीठी होती है, और इस भूख के समय में कोई भी वस्तु, कोई भी खाना, चाहे किसी भी प्रकार को वह का हो, वह अपने आप में बहुत अच्छा लगता है। अगला प्रश्न है, पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालकिन के इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो उत्तर इस प्रकार है, इसमें मालकिन द्वारा अपने पुरखों की मेहनत के प्रति आदर व सम्मान का भाव व्यक्त किया गया है। वह अपने पुरखों की परिस्थितियों को समझने की पूरी कोशिश करती है कि उन्होंने किन परिस्थितियों में संघर्ष किया होगा, इतनी मुश्किल से ये सारी चीज़ें इकट्ठी की होंगी। इसलिए वह स्वयं संघर्ष के प्रति सम्मान भाव रखते हुए उन्हें यूं ही बेचना नहीं चाहती है। मालकिन की ये बात काबिले तारीफ़ है। हम कभी भी ये नहीं समझ पाते कि हमारे बुज़ुर्गों ने कितनी कड़ी मेहनत से हमारे लिए ये सब अर्जित किया है या हमारे लिए ये सब हासिल किया है, और हम उन सब चीज़ों का अनादर ही करते रहते हैं और उन्हें बेच देते हैं, परंतु उनकी भावनाओं को का तनिक भी ध्यान नहीं रखते। हमें चाहिए कि हम अपनी पीढ़ियों से चली आ रही इन विरासतों का पूरा सम्मान व आदर भाव से ध्यान रखें और इनसे भी सीख लें। अगला प्रश्न है, माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है? तो माटी वाली का इस तरह से रोटियों का हिसाब लगाना उसकी दरिद्रता और गरीबी को दर्शाता है। इतनी कड़ी मेहनत के बावजूद वह अपने व अपने पति के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाती है। लोगों द्वारा दी गई रोटियों का हिसाब लगाती रहती है ताकि वह दोनों के खाने का प्रबंध कर सके। तो इस पर भी चाहे किसी ने उसे अगर एक ही रोटी दी है और उसमें भी दोनों का पेट नहीं भर पाता है, तो भी वह अपने पति को पूरा खाना दे देती है और खुद आधा पेट खाकर ही सो जाती है। अगला प्रश्न है, आज माटी वाली बुड्ढे को कोरी रोटियां नहीं देगी। इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भावों को अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, माटी वाली का उसके पति के अलावा अन्य कोई नहीं है। दूसरे, उसका पति अत्यधिक वृद्ध होने के कारण बीमारियों से ग्रस्त है। उसका लीवर खराब होने के कारण उसका पाचन तंत्र भी भली भांति काम नहीं कर रहा है। वह चल फिर भी नहीं सकता है, चारपाई पर पड़ा ही रहता है। इसलिए वह निर्णय लेती है कि वह बाजार से प्याज लेकर जाएगी। वह रोटियों को रूखा बुड्ढे को नहीं देगी। प्याज की सब्जी बनाकर बुड्ढे को रोटी
देगी। इसमें माटी वाली का सीम प्रेम झलकता है। वह उसका ध्यान रखती है। वह उसे रूखा सूखा खाना नहीं देना चाहती है, परंतु इसमें उसकी मजबूरी भी है, क्योंकि उसको माटी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिसमें वह अपना और अपने पति का पालन पोषण कर सके। अगला प्रश्न है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर ये है कि टेहरी बांध के समय में उजड़े हुए लोगों की व्यथा को माटी वाली के माध्यम से व्यक्त किया गया है। इस गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। गरीबों को रहने का स्थान ही बड़ी मुश्किल से मिलता है। उसी स्थान पर वह जीते हैं व मर जाते हैं, और वह भी डूब जाए तो उनके मरने व जीने का स्थान भी नहीं बचेगा। इसलिए बूढ़ी औरत की वेदना को इस पाठ के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की गई है, और वह बार बार अपनी वेदना को कहती रहती है, अपने दर्द को सभी को बताती है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। आप सभी को यह प्रश्न अच्छे से समझ आ गए होंगे, और हमारा पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।